आज हम टेस्ट सीरीज 14 जो है उसकी करेंगे। उसके अंदर हमने सब्जेक्ट जो है वो जैसे जियोग्राफी है, साइंस है, पेडागोजी है, रीजनिंग है। तो इन सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज 14 में। इसमें सबसे पहले हम पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। उन्मूलन, उद्देश्यपूर्ण, सार्वभौमिकता या सामूहिकता। तो अधिगम की विशेषता इनमें से कौन सी है? अनुकूलन होना जरूरी है, ठीक है, उद्देश्य होगा तभी तो हम अधिगम कर पाएंगे। सार्वभौमिकता होनी भी जरूरी है, हर तरह से जो है वो उसके अंदर जैसे विधियां हैं या शैलियां हैं, सब चीजें होनी उसके अंदर जरूरी है। लेकिन सामूहिकता होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अकेला भी अधिगम कर सकता है, समूह में होना आवश्यक नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता जो सामूहिकता नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में बालक का किस प्रकार का विकास किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो बालक का जो है वो सभी तरह का विकास जो है शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सारे के सारे ही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक माना जाता है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, उपयुक्त सभी। तो देखो चर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। जो स्वतंत्र चर होता है वो कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। और जो मध्यस्थ आश्रित चर जो होते हैं, जो डिपेंड रहते हैं, वो कौन होते हैं? बालक होते हैं। और मध्यस्थ चर कौन से होते हैं? जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं अधिगम के लिए, वो सब मध्यस्थ चर के अंदर आते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक माना जाता है स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र माना जाता है, छात्र का अर्थ माना जाएगा डिपेंडेंट माना जाता है ना। तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर या तटस्थ चर, तो हमारा हो जाता है आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर मध्यस्थ चर माना जाता है विद्यालय, प्रधानाचार्य, पाठ्य वस्तु या अभिभावक। देखो विद्यालय जो है वो भी स्वतंत्र चर के अंदर आता है, प्रधानाध्यापक भी और अभिभावक भी। लेकिन पाठ्य वस्तु जो होती है वो किसमें आएगी? मध्यस्थ चर के अंदर आती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या राजनीतिक वातावरण। देखो अधिगम में आर्थिक और राजनीतिक जैसी चीजें तो कोई होती नहीं है, ठीक है। और सामाजिक वातावरण है वो हमें जो है वो स्कूल से बाहर भी मिल सकता है, लेकिन कक्षा के अंदर कैसा मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है वो सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अधिगम के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से होना चाहिए प्रेरित, तत्पर, परिपक्व या इनमें से कोई नहीं। देखो अगर शारीरिक और मानसिक दोनों पूछे जाते हैं तो हमें दोनों ही रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ भी होना चाहिए और परिपक्व भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति परिपक्व और स्वस्थ दोनों होता है तो वो उसमें अधिगम की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा सी, परिपक्व। नेक्स्ट है, कॉहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो कॉहलर का सिद्धांत जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने चिंपैंजी नामक सुल्तान का उस पर जो है उन्होंने प्रयोग किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है? सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है व्यवहारिक रूप में, सिद्धांत रूप में, वांछनीय रूप में या अवांछनीय रूप में। तो वो होती है सिद्धांत रूप में, क्योंकि सिद्धांत पर ही सीखने के सिद्धांत जो मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, इसमें सरल से कठिन की हो रहा है, विश्लेषण से सश्लेषण की और है, पूर्ण से अंश की हो रहा है। तो ये सब कौन से थे? सारे के सारे सिद्धांत थे। तो सीखने में उन्नति संभव कब होगी? जब उसे हम सिद्धांतिक रूप से हम पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल, कठिन, सरल से कठिन या कठिन से सरल। तो सरल से कठिन जो होता है विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, जिससे कि वो सरल से लेकर कठिन तक जो है उसको सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति यानी कि 3 सदस्य में कौन एक सदस्य नहीं था? ये पी सत्यनारायण राव समिति है जिसमें कि इन चारों में से एक सदस्य उसके अंदर शामिल नहीं था। ऑप्शन है वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता, प्रभु दयाल या पी सत्यनारायण राय है। तो आंसर है हमारा प्रभु दयाल। जो प्रभु दयाल जो थे वो इन 3 सदस्यों में शामिल नहीं थे। कौन कौन से थे? वी विश्वनाथन थे, गुप्ता थे और सत्यनारायण राव थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकराराव देव समिति 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। ये भी जिनमें से एक सदस्य इनमें से शामिल नहीं था, जिसमें से ऑप्शन है सिद्धराज डड्डा, शंकरादेव, आर के सिद्धावा, प्रभु दयाल। तो आंसर है हमारा सिद्धराज डड्डा, ये इनके अंदर शामिल नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निर्माण में कौन सी एक तिथि असंगत है, यानी कि गलत कौन सी है? तो देखो 18 अप्रैल 1948 ये तो था, 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, तो 26 जनवरी नहीं है ये, 1950 नहीं है, सॉरी 1956 नहीं है, 1950 आएगा यहाँ पर, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये वाला है इसका सही है, 1 नवंबर 1956 है, लेकिन 26 जनवरी 1956 नहीं है, 26 जनवरी 1950 है यहाँ पर, तो ये वाला असंगत है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा 26, 25, 24, 23, तो आंसर हमारा 25 जिलों का जो है वो इसमें गठन कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 तक। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी थी 18 अप्रैल 1948 को? तो इसका है क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील से जनसंख्या है 52,53,000। क्षेत्रफल सेकंड के अंदर है 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या 42,60,918। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रफल 23,318 वर्ग मील और जनसंख्या है 3 लाख। क्षेत्रफल है 23,318 वर्ग मील, जनसंख्या और जो जनसंख्या है वो कितनी है 42,60,918। तो इसका आंसर है हमारा 16 का सेकंड है 29,777 वर्ग मील। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समूह राजस्थान के एकीकरण को इंगित करता है? 19 रियासतें 5 ठिकाने 1 चीफ कमिश्नरी, 19 रियासतें 3 ठिकाने 2 चीफ कमिश्नरी, 19 रियासतें 1 ठिकाना 3 चीफ कमिश्नरी, 19 रियासतें 3 ठिकाने 1 चीफ कमिश्नरी। तुम्हारा ये वाला 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? कर्नल टॉड ने, चार्ल्स मैडकॉफ ने, कैप्टन स्टीवर्ट ने या अर्नाल्ड ने? तो ये दिया था हमारा चार्ल्स मैडकॉफ ने। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? केसी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय? तो ये है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो है राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या गोपाल सिंह खरवा? तो ये मोतीलाल तेजावत थे जिन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। 21 क्वेश्चन है, भील व ग्रासी को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या जोरावर सिंह? तो इसका आंसर है हमारा गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने जो है वो संप सभा की स्थापना की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने अपना आंदोलन किसकी प्रेरणा से चलाया था? दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो ये क्या था, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से जो है गोविंद गिरी ने इस आंदोलन को चलाया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? बांसवाड़ा, सागवाड़ा, मातृकुंडा या डूंगरपुर? तो ये हुआ था मातृकुंडा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गोविंद गुरु? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा नहीं किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? सिक्कर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़? तो इसका आंसर है हमारा 3, मेवाड़ जो है वो इन्होंने सबसे पहले कृषक आंदोलन की पहल की थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कठरातल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया था? दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, किशोरी देवी या उत्तमा देवी? तो ये है किशोरी देवी। नेक्स्ट है, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? ठक्कर बापा, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या विजय सिंह पथिक? तो इसके आंसर है हमारे गोविंद गुरु, गोविंद गिरी। तो दक्षिणी भारत में भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी। 28 नंबर क्वेश्चन है, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या पाली? तो ये है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर जो है गलियाकोट का उर्स लगता है। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? जोधपुर, डूंगरपुर, बेराट या पाली? तो ये बेराट जयपुर के अंदर जो है बाणगंगा का मेला भरता है, वहीं से एक नदी निकलती है बाणगंगा। 30 है, वीरपुरी का मेला किस स्थान पर भरता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, मंडोर या पाली?
30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा मंडोर। वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? मंडोर, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है रामदेवरा का मेला किस स्थान पर भरता है? रुनेचा, कोटा, जोधपुर या अजमेर? तो रुनेचा, जैसलमेर के अंदर, जिसे बाबेरी बीच भी कहा जाता है। तीज के दिन जो है मेला भरता है। गणेश मेला किस स्थान पर भरता है? कोटा, रणथंभौर, जोधपुर या जैसलमेर? तो ये रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ पर गणेश जी का मेला भरता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत, अजमेर, भीलवाड़ा या करौली? कोलायत के अंदर भरता है, जो कि कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण है बाल नृत्य, दीपदान, पुष्पदान या साधु नृत्य? वो है दीपदान। दीपदान के कारण जो है सबसे आकर्षित लगता है ये मेला। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है बामनवास, जटियावास, खंडेलवास या लूणियावास? तो लूणियावास जो है गधों के मेले के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। रानी सती का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू या चित्तौड़गढ़? तो रानी सती का मेला जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। नेक्स्ट है पर्वतसर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? पर्वतसर का मेला जो है राजस्थान के किस जिले में लगता है? वो है हमारा अजमेर, जोधपुर, नागौर या जयपुर? तो लगेगा नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पंचपदरा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? सार गैसो सागर, 33 सागर, अरब सागर या फतेह सागर? 33 सागर का अवशेष माने जाते हैं पंचपदरा झील। राजस्थान बागर क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान, शेखावटी प्रदेश या मालवा का पठारी क्षेत्र? तो इसका आंसर है हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ और वांगड़ दोनों अलग अलग है। 56 बेसिन भूभाग किस भौतिकी क्षेत्र का है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान, लूनी प्रदेश या वागड़ भूभाग? तो इसका आंसर है हमारा बी, पूर्वी मैदान। 56 का बेसिन मैदान जो है वो पूर्वी मैदान के अंदर आ जाता है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, 4,14,400 वर्ग किलोमीटर, 3,23,800 वर्ग किलोमीटर? इसका आंसर है हमारा ए, 2,33,100 वर्ग किलोमीटर है इसका आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर, औसतन 500 मीटर, 1055 मीटर या 1727 मीटर? तो 1727 मीटर है समुद्र तल से आबू पर्वत शिखर की ऊंचाई। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अंगारा लैंड, गोडावना भूमि, तैथिस सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वो है हमारा तैथिस सागर। तो राजस्थान के प्रदेश का भूगर्भिक दृष्टि जो है वो कौन सी भूखंड का भाग है? तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाया जाता है। पश्चिमी रेतीला मैदान कितना है अपना? 61% है। तो उसी के अंदर ही कितना होगा? पूरे राजस्थान के, पूरे जो पश्चिमी राजस्थान है उस पूरे पश्चिमी राजस्थान में स्तूप पाए जाते हैं। तो कितना है उसका परसेंट? 61 है। तो इसके अंदर जो है हमारा 60% आंसर जो है इसका सही आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? तो वो है उदयपुर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल, त्वरण, आवेग या संवेग? तो उसको कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। आवर्ती जो जितनी तेजी से आप उसका वेग जो होता है, जितनी जोर से आप उसको फेंकते हो तो वो क्या होता है? वो वेग होता है उसका। तो उसकी जो दर निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। गति के नियम की खोज किसने की थी? फ्रेडरिच, न्यूटन, एडिसन, अलेक्जेंडर? तो ये है हमारे न्यूटन। न्यूटन की गति का पहला नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की? तो जड़त्व की देता है। ठीक है, पहला जड़त्व है, दूसरा बल है और तीसरा कौन सा है? क्रिया के प्रति सक्रिया। ठीक है, तो 3 नियम जो है न्यूटन ने दिए थे, जिसमें से पहला है हमारा जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, जड़त्व के संवेग को कम करता है, यह इंजन को शक्ति देता है, इंजन की गति तेज करता है। तो गति को समान बनाए रखने के लिए इंजन की सहायता करता है, इसीलिए ये भाप इंजन के पास लगाया जाता है गति पालक चक्र। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, किस उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा? तो ये उपग्रह जो होता है
उसकी गति का अनुसरण करेगा, यानी कि उसी की नकल करना, जैसे जिस दिशा में वो गति कर रहा है वो चम्मच भी क्या करेगा, उसी दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ होगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति जो है वो उसको देखेगा तो वो गेंद का पथ उसको कैसा दिखाई देगा, ऋजु रेखा, वृत्त, परवलय, इनमें से कोई नहीं। परवलय जो होता है इसका आंसर परवलय, लेकिन परवलय होता क्या है, जैसे अगर आप जैसे गेंद को गिराते हैं, अगर मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो आप जब उसको गेंद को देखोगे ना तो आपको थप्पे खाती हुई नजर आएगी, ठीक है, एंगल्स बनते हुए नजर आते हैं उसके अंदर, वो जो उसकी गति होती है वो क्या कहलाती है, परवलय गति कहलाती है। तो उसका पथ कैसा होगा, परवलय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी जिसकी दिशा हो, संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। देखो दाब की कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में दाब लग सकता है। ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है, ना ही कार्य की कोई दिशा होती है। जो संवेग होता है, वेग जो होता है ना किसी चीज का, किसी चीज को किस वेग से आप फेंक रहे हो उस समय उसका वेग होगा, वो दिशा बताएगा कि आपने उसे किस दिशा में फेंका है, इसीलिए वो सदिश राशि कहलाती है संवेग। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग में अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। किसी भी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है वो प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। उसका जो द्रव्यमान होता है यानी कि उसकी जो मास वैल्यू होती है वही प्राप्त की जाती है। उसके संवेग और वेग के अनुपात में किसी चीज को आप जैसे पुश करते हो, ठीक है, संवेग करते हो उसके साथ, तो उससे क्या होगा, उसके द्रव्यमान जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग तो अपन उस पर वेट लगाएंगे ना कि कितनी वेट उसके अंदर है, तो वो द्रव्यमान की राशि जो है उससे प्राप्त की जाती है कि उससे कितना वेट जो है लग रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती हैं। न्यूटन से पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से पहले ही बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेविस, आइजैक न्यूटन या जॉन एडम्स। तो ये आइजैक न्यूटन थे, इनका पूरा नाम न्यूटन का, चार्ल्स न्यूटन नहीं है, आइजैक न्यूटन है। नेक्स्ट है, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो ये है शीतकाल के अंदर जो है घड़ी कैसी चलती है, तीव्र गति से चल सकती है। नेक्स्ट है 57, पृथ्वी का पलायन वेग। ये पलायन वेग यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जहां तक वेग है ना वहां से क्रॉस कर जाए वो उसको, तो वो क्या होता है, उसका पलायन वेग होता है 15.0 किलोमीटर सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है, जहां से वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। कोई भी वस्तु अगर आप 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंकोगे ना तो वो क्या करेगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, यानी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए, 58 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, उसका वेग तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वो अंतरिक्ष में तो नहीं जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। वह पृथ्वी की चारों कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, फट जाएगी, ना ही तो वो फटेगी और ना ही वो पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करने लगेगी, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उसे 11.2 किलोमीटर सेकंड की वेग से फेंका जाना चाहिए। तो ये क्या करेगी, वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि अभी ये कहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही है, इसलिए वो वापस आ जाती है पृथ्वी पर। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर गिरेगा, लकड़ी, मोम, लोहा या सभी साथ साथ। सभी साथ साथ गिरेंगे, क्योंकि क्या है, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो तीनों का एक जैसा है, समान आकार के है ना, इस वजह अगर आकार अलग अलग होता तो हम इनके वेट के अकॉर्डिंग जो है वो ये अलग अलग गिरते, लेकिन इनका क्या है, आकार सेम है तीनों का, इस वजह से एक साथ गिरेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगी और कुछ अंतराल में गिरेगी, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा है 3, लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसका भार बता रहा है, उसमें क्या था, उनका आकार था, अब जो भारी होगी वो पहले गिर जाएगी और दूसरी जो है वो बाद में गिरेगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कोई भी वस्तु है जब उसको ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है या
परिवर्तनशील हो जाता है, सभी गलत है, अपरिवर्तित हो रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है उसका भार। ये तो नहीं है ना भार चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के पारिवारिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर देखो इसका आंसर डी है। इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे तो पहले क्या है, परिवार के अंदर ही कौन होंगे, पति और पत्नी होंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है सी वाला। तो डी वाला जो है ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो परिवार के अंदर ही कौन होंगे, पति और पत्नी होंगे, तो ये वाला वेन आरेख जो होगा सही बनेगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। इस प्रश्न में आपको क्या है कि एक जैसे कर सकते हो, तो उसके अंदर क्या है कि आप इसको पढ़ने की बजाय इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके देखो। अगर इसका आंसर इक्वल टू में शून्य आ जाता है, जीरो, जिस भी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाएगा ना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इन इक्वेशन के अगर आप सॉल्व करोगे तो इनमें से जिसका आंसर जीरो आ जाएगा वो अब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सॉल्व। तो इसमें से बी नंबर वाला जो है ना, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। 64 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमावक्षर रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये श्रृंखला दी गई है, इसके अंदर आपको इसी के अकॉर्डिंग, जैसे इसको क्या करो, चार में डिवाइड कर दो, चार चार टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर इस क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, बी बी ए ए बी, सी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर नीचे की तरफ चलता है। इस तरफ ही होगा ना, इसका मुंह इस तरफ है तो बायां इसका किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो बाएं चला 20 किलोमीटर चला और फिर पूरब में मुड़ गया, पूरब इस तरफ है, पूरब में मुड़ा और पूरब में मुड़कर कितना चला गया, 25 किलोमीटर चला गया। ऊपर कितना गया है, 15, ठीक है, नीचे कितना गया, आगे चला गया 25 किलोमीटर। अब वह क्या कर रहा है, बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है और कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। ये तो दोनों ही इक्वल है, इधर और इधर तो दोनों इक्वल है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये यहाँ इसका घर था, तो यहाँ से कितनी दूरी पर, वही कितना चला था 15 और वो कितना चला था 25, तो 25 में से 15 माइनस कर दो, ये 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर जो है इसका घर जो है यहाँ से दूर है, ये इतनी दूरी आपको निकालनी थी, जो कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी में कितने वर्ग है? अब देखो, अगर अपन ऐसे इसको वर्ग को काउंट करते तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसको वर्ग को सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे क्या है, जितने भी ये है इनको क्या है, जैसे काउंट करो और उनकी स्क्वायर कर दो। फर्स्ट बॉक्स है 1 की स्क्वायर किया, सेकंड है 2 की स्क्वायर करो, 3 है 3 की स्क्वायर करो और 4 है 4 की स्क्वायर करो। उनकी स्क्वायर्स निकालकर उनको ऐड कर दो, ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30, डी आंसर जो है इसका सही है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? इसके अंदर से जो भी आकृति इसके साथ ऐड हो सकती है वो हमें देखनी है। सबसे पहले तो आप देखो इसके अंदर बॉक्स में बीच वाला बॉक्स जो है ना, उसके अंदर क्या है, आपका बॉक्स जो है एक ऐसे आना चाहिए इनमें से। अब देखो ऐसी आकृति कौन सी है अपनी, 3 आ रही है, 1 2 और ये वाली, ये तो नहीं होगी, सी तो नहीं होगी, ठीक है। और इनमें से क्या आनी चाहिए, ऊपर की तरफ भी ये बॉक्स बना हुआ आना चाहिए, इस तरह की आकृति जो बन जाए, तो वो कौन सी होगी हमारी 67 की, ए जो है वो एकदम एक्यूरेट है, जो कि यहाँ पर फिक्स करने पर ये पूरी आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर है 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें आपको लुप्त पद निकालना था। तो 124 जो है होगा, इसमें देखो जैसे 124 है, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं क्योंकि अपन को क्या है, ऊपर वाले पे लुप्त पद पूछा गया है। तो 124 को जो है हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 744 आ जाएगा। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 124 को घटा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1364 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। उसके अंदर से 10 माइनस कर दो, 100 आएगा। 100 में से 10 120 आएगा, 120 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला करना था। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 को 2 से किया तो 24 आ गया। 24 में से 2 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, 68 का आंसर आ जाएगा हमारा 22। 24 में से 2 माइनस किए तो कितना आ गया, 22 आ गया। नेक्स्ट है 69 है। अभी देखो इसमें भी लुप्त पद पूछा है, 4, 16 और 64। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया गया सबको। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना होता है, 256 होता है। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दिया गया निम्न प्रश्नों में से 2 कथन व उनके 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि कथन है सभी अपार्टमेंट घर है, कोई अपार्टमेंट जो है वो मॉडल नहीं है। तो इसका पहले जो डायग्राम जो होगा वो कैसा बनेगा, सभी अपार्टमेंट क्या है, घर है। सभी अपार्टमेंट क्या है, अपार्टमेंट अंदर आएगा और घर जो आएगा बाहर आएगा, क्योंकि सभी अपार्टमेंट क्या है, घर है। कोई अपार्टमेंट मॉडल नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट क्या है, मॉडल नहीं है, यानी कि वो घर हो सकते हैं लेकिन मॉडल नहीं हो सकते। इसके निष्कर्ष बताए गए हैं, सभी घर मॉडल है, एक संभावना है, नहीं संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपार्टमेंट जो है मॉडल नहीं है लेकिन घर हो सकते हैं, तो संभावना नहीं है ये। कोई घर मॉडल नहीं है, कैसे नहीं है कोई भी घर मॉडल, उसने तो कहा है कि अपार्टमेंट मॉडल नहीं है, घर के लिए तो कहा ही नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 70 का बी। ये वाला जो है ना, कि न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही 2 सही है। फिर है 71 नंबर क्वेश्चन है, कोई झाड़ी पौधा नहीं है, सभी जंगली पौधे पेड़ हैं, एक संभावना है। 71 का आंसर आ जाएगा हमारा ई। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो उसका अनुसरण करता है कि सभी जंगली पौधे पेड़ हैं, एक संभावना है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, इनको आपको जो वेन आरेख बनाते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन जैसे अपन ने किया था, इनको हमेशा इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। वेन डायग्राम बनाओ उनके, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, कथन है सभी पौधे पेड़ हैं, कुछ पेड़ जंगली पौधे हैं और सभी जंगली पौधे झाड़ियां हैं। तो 72 का आंसर हमारा आएगा सी आएगा इसके अंदर से। केवल निष्कर्ष एक जो है इसका अनुसरण करता है, कम से कम कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, क्योंकि वो उसके सर्कल के अंदर आ रहा है, इस वजह से कुछ कुछ पेड़ जो है वो क्या है, झाड़ियां हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस विकल्प को चुनिए जो कि दिए गए शब्द के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। अब ये शब्द दे रखा है आपको, इससे कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे टैक्सी है तो इसके अंदर से TAXI, ये चारों वर्ड जो है वो अपन को इस वर्ड के अंदर मिल जाने चाहिए, तो ये सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सपोर्ट है तो S भी है, P भी है, O भी है और T भी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है टॉक्सिक, TOXIC, T है, O भी है, X भी है, I भी है, लेकिन C नहीं है इसके अंदर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। तो 73 का आंसर है हमारा B। 74, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। तो इसके अंदर देखो ये सभी की स्क्वेयर्स है। 74 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, सभी की स्क्वेयर्स है, लेकिन 566 जो है ना ये किसी की स्क्वेयर नहीं है। 21, 22, 23, ये 21 की स्क्वेयर है, ये 22 की है, ये 23 की है और ये 25 की स्क्वेयर है, लेकिन ये 566 जो है वो किसी की स्क्वेयर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 566 हो जाएगा। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पूर्व भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को इस वर्ड से लिखा जाता है और ऑपरेशन को जो है वो इस शब्द से लिखा गया है, सेपरेशन से, तो सॉरी सेपरेशन को किस शब्द से लिखा जाएगा। तो इसमें देखो आप जैसे ओ को इन्होंने क्या लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओ को इसमें सी लिखा है, आर को बी लिखा है, उसी तरह से एस को आप निकाल सकते हो। तो एस को आप देखोगे तो जैसे कैसे निकला गया है, इसका 75 का नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो देखो एस को इन्होंने क्या लिखा है, एस है यहाँ पर, एस को इन्होंने लिखा है यहाँ पर जे, ठीक है। उसी तरह से जो है ई को इन्होंने क्या लिखा है, ई को अपन को इस शब्द के अंदर मिल जाएगा, थर्ड नंबर वाला एफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आंसर इसका निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसमें से एक जियोग्राफी का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत हो गया था, उसका आंसर जो है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन था, रानी सती का मेला कहाँ भरता है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या झुंझुनू। तो ये झुंझुनू के अंदर भरता है रानी सती का मेला, चित्तौड़गढ़ में
नहीं बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा झुंझुनू।